नमस्कार। आज है तारीख 23 अक्टूबर और दिन सोमवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ प्रेरणा। गजा पर जारी हैं इस्राएली हमले, सीमा पर टैंकों सैनिकों का जमावड़ा। पर जमीनी हमले अब तक ना करने की क्या है वजह? जो लोग हॉस्टेज लिए गए हैं उनको किसी तरह से छुड़वाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, और अगर जमीनी कार्रवाई होती है तो उसमें जो है बाधा पहुंच सकता है। ये एक वजह लगातार दी जा रही है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं भारत कनाडा के रिश्ते। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say it's the problems we have are with a certain segment of Canadian politics. और कलाइयों से गेंद को स्पिन कराने के महारथी क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी नहीं रहे। चाहे बॉम्बे हो चाहे कर्नाटक हो, तो वो इतने एक्यूरेट थे कि हम जब प्रैक्टिस करते थे तो एक स्टंप लेके वो बॉलिंग करते, मिडिल स्टंप और बॉलर से एंड पे एक स्टंप, 6 बॉलर में से 5 बारी मारते थे। वर्ल्ड कप क्रिकेट का हाल भी जानेंगे, लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए प्रेरणा से। फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि गजा में कल सुबह से जारी इस्राएली बमबारी में अभी तक 430 लोगों की जान गई है। गजा में 7 अक्टूबर के बाद से अब तक मरने वालों की संख्या 5087 तक पहुंच गई है। इनमें 2055 बच्चे, 1119 महिलाएं और 2017 बुजुर्ग हैं। फलस्तीनी अधिकारियों ने कहा है कि 15,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। वहीं इजराइल ने कल दिन और रात भर अपने मिसाइल हमले और बमबारी गजा पर जारी रखी। कई तस्वीरों में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी दिख रही हैं। वहीं घायल लोग अस्पताल के बाहर सड़क पर लेटे हुए दिख रहे हैं। सोमवार सुबह इस्राएली सेना ने कहा था कि पिछले 24 घंटे में उसने 320 ठिकानों पर हमले किए हैं। इस्राएल की सेना के अनुसार इनमें ठिकानों में एक सुरंग भी थी जिसमें हमास के लड़ाके रह रहे थे। आईडीएफ ने कहा है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया है और आम लोगों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कई सावधानियां बरती हैं। पाकिस्तान की एक अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने और राजनयिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। इमरान खान पर पिछले साल एक रैली में एक गोपनीय पत्र दिखाने का आरोप है। अदालत के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए इमरान खान के वकील बाबर अवान ने कहा, There is no ruling. It's a sham trial which is basically baseless. वकील बाबर अवान कह रहे हैं कि ये कोई फैसला नहीं है, यह एक दिखावटी ट्रायल है जो मूलतः निराधार है, और मैं इसे मुकदमे की हत्या कहता हूं, क्योंकि कानून के तहत जो पाकिस्तान में आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम है उसमें मीडिया और वकीलों को बाहर नहीं किया जा सकता, और जज को इसकी कोई परवाह नहीं थी। अब 7वें प्रधानमंत्री पर करीब 1 साल पहले पाकिस्तान में मुकदमा चलाया गया था। 8वें नंबर पर हैं इमरान खान। सभी 7 को कम से कम खुली सुनवाई का मौका दिया गया। यह अनुचित सुनवाई है, इसमें कोई उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। हम इस अभियोग को चुनौती देने जा रहे हैं और सभी आरोपों से इनकार करते हैं। मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने कहा है कि देश में तैनात सभी भारतीय सैनिकों को यहां से हटा देना चाहिए। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में मालदीव के राष्ट्रपति ने कहा कि मालदीव की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए। We have foreign military troops here. It happens to be from India. The point is we don't want. प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विदेशी सैन्य टुकड़ियां हैं, यह भारत की हैं। मुद्दा यह है कि हम नहीं चाहते कि कोई भी विदेशी सैन्य दल मालदीव की धरती पर रहे। बस मालदीव के लोग नहीं चाहते कि हमारे देश में कोई विदेशी सैन्य उपस्थिति हो। मैं आशा करता हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार और हम एक साथ बात कर सकते हैं और इस मुद्दे को आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी देश का अधिकार है कि वह किसी भी विदेशी प्रभाव के बिना अपनी प्रभुता को बरकरार रखे। देश में लगभग 75 भारतीय सैन्यकर्मी मौजूद हैं। भारत का कहना है कि उन्हें 3 नागरिक बचाव और टोही विमानों के रखरखाव और संचालन के लिए तैनात किया गया है, जो उसने कुछ साल पहले मालदीव को दिए थे। बांग्लादेश के पूर्वी हिस्से में 2 ट्रेनों की टक्कर में कम से कम 15 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भैरब शहर के पास एक मालगाड़ी विपरीत दिशा में जा रही थी, तभी एक यात्री ट्रेन से टकरा गई। टक्कर के बाद यात्री गाड़ियों के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। और भारत के पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे। बिशन सिंह बेदी ने वर्ष 1966 से 1979 तक टेस्ट क्रिकेट खेला। बिशन सिंह बेदी ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी भी की थी।
गजा में मृतकों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। इसराइल 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमलों के जवाब में उसके सामरिक ठिकानों को निशाना बना रहा है। हमले की वजह से गजा पट्टी के कुछ हिस्से एकदम तबाह हो गए हैं। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि गजा में कल सुबह से जारी इसराइल की अंधाधुंध बमबारी में अब तक 430 लोगों की जान जा चुकी है। 7 अक्टूबर के बाद से अब तक मृतकों की तादाद 5087 तक पहुंच चुकी है। सेंट्रल गजा के अल अक्सा हॉस्पिटल में हताहतों को लाने का सिलसिला भी जारी है और ये उस जोन से बाहर है जहां इसराइल ने लोगों से भागने के लिए कहा है। हम यहाँ तड़के से ही हैं और अस्पताल लाशों से भरा हुआ है। ये उन शवों के अलावा हैं जो रेफ्रिजरेटर्स में रखे हुए हैं। लाशें इतनी ज्यादा हैं कि हमारे पास सबके लिए कफन भी नहीं है। और गजा पट्टी पर इसराइल की अंधाधुंध बमबारी जारी है। इसराइल के इस बमबारी में गजा का वो दक्षिणी इलाका भी शामिल है जहां उसने फलस्तीनियों को अपनी सुरक्षा के लिए जाने के लिए कहा था। दक्षिणी गजा के खान यूनिस में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि रात भर इसराइल की ओर से लगातार बमबारी की जाती रही। सेना के कहने पर उत्तरी गजा खाली कर दक्षिणी गजा में शरण लेने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें लगा था कि खान यूनिस में वो सुरक्षित रहेंगे। तारिक सलाम कह रहे हैं कि यहाँ हर कोई उत्तर से या गजा सिटी से आया है और हमें बताया गया था कि खान यूनुस सुरक्षित जगह है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली रात अब तक की सबसे कठिन रात थी जो हमने यूनुस खान में देखी। रियाद जबास कह रहे थे कि हमें गजा सिटी से ये कहकर निकाला गया था कि खान यूनुस सुरक्षित इलाका है। अब पूरे गजा में कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। खान यूनिस में कल के हमले में किसी भी अन्य रात की तुलना में वो अलग थी और ऊपर वाले का शुक्र है कि हम अभी तक जिंदा हैं। वहीं गजा में मौजूद बीबीसी संवाददाता रुश्दी अबू अलूफ से सुनिए शरणार्थी शिविर का हाल। About 2,000 families living in these tents. They are people displaced from the northern. बीबीसी संवाददाता रुश्दी अबू अलूफ कह रहे थे कि इन तंबुओं में लगभग 2000 परिवार रहते हैं जो उत्तरी गजा से विस्थापित हुए हैं। यहाँ मैं उन परिवारों की बात कर रहा था और उनसे बात कर रहा था जो कि पानी हासिल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। खाना और स्नान घर एक बड़ी चुनौती है, सुरक्षा भी एक बड़ी चुनौती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहाँ कोई पुलिस नहीं है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें खाना, पानी, दवाएं बहुत कम दी गई हैं और ये इस बात का उदाहरण है कि गजा में 7 लाख लोग किस तरह से इन कठिन हालातों में रह रहे हैं। ये थे बीबीसी संवाददाता रुश्दी अबू अलूफ जो उन्होंने आंखों देखा बयां किया। गजा से अब कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है, लेकिन कल मिस्र की सीमा से राहत सामग्री से भरे 1 दर्जन से ज्यादा ट्रक यहां पहुंचे हैं जिनमें खाने पीने का सामान और दवाएं शामिल हैं। शनिवार को भी ऐसे ही 20 ट्रक गजा पहुंचे थे। इस्राएली सेना ने अपने एक टैंक द्वारा गजा की सीमा के पास मिस्र के ठिकाने पर की गई गोलीबारी पर खेद जताया है। तेल अवीव में एक संवाददाता सम्मेलन में इस्राएली सेना के प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि रफा क्रॉसिंग के पास हुई घटना एक गलती थी। टैंक चल यरा ופגע בשוגג בעמדה מצרית בסמוך लगभग। डेनियल हगारी कह रहे थे कि आईडीएफ ने गलती से गजा की सीमा के पास मिस्र की एक चौकी पर गोलियां चलाने की घटना हुई है। हमने मिस्र के लोगों से बात की, ऐसा परिचालन संबंधी गड़बड़ी के चलते हुआ। हम घटना की जांच कर रहे हैं और निश्चित रूप से मिस्र के साथ इसका जो भी ब्यौरा होगा वो साझा करेंगे। वहीं मिस्र ने कहा कि उसके एक सैनिक को गोले के टुकड़ों से मामूली चोटें आई हैं। घटना तब घटी जब मिस्र से गजा पट्टी तक राहत सामग्री ले जाने की प्रतीक्षा कर रहे ट्रकों के दूसरे काफिले की जांच की जा रही थी। रफा में इन वाहनों की तलाशी यह सुनिश्चित करने के लिए की जा रही थी कि उन ट्रकों में केवल राहत सामग्री ही है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि 20 लाख से अधिक आबादी के लिए हर दिन लगभग 500 ट्रक राहत सामग्री की जरूरत है। इस बीच गजा में हवाई हमलों से अपना लक्ष्य हासिल करने का इंतजार कर रहे हजारों इस्राएली सैनिक टैंक और बख्तर बंद गाड़ियां जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार खड़ी हैं। इस्राएल का कहना है कि हमास को खत्म करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इस्राएली सेना का कहना है कि उन्होंने संभावित जमीनी हमले से पहले गजा पट्टी के अंदर सीमित हमले किए हैं। रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने एक वीडियो बयान में कहा, במהלך הלילה נערכו פשיטות של כוחות שריון रात में सेना के टैंक और पैदल सेना ने कई जगहों पर रेड की है। ये रेड उन आतंकवादियों के दस्तों को मारने के लिए है जो युद्ध के अगले चरण की तैयारी में जुटे थे। ये रेड ये जानने के लिए भी है ताकि हम लापता लोगों और बंधकों के बारे में खुफिया जानकारी जुटा सकें और इससे जो कुछ भी हासिल होगा
उससे बंधकों को खोजा जा सके। ये थे डैनियल हगारी के शब्द। इजरायली रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि गजा में सेना का अभियान कई महीनों तक चल सकता है। योव गैलेंट ने कहा कि युद्ध के अगले चरण के रूप में एक व्यापक ग्राउंड ऑपरेशन जल्द ही शुरू किया जाएगा। योव गैलेंट कह रहे थे कि इनमें 1, 2, 3 महीने भी लगेंगे और अंत में हमास नहीं रहेगा। इससे पहले कि हमास हमारे टैंकों और हमारी सेना का सामना करे, उन्हें हमारी वायुसेना की गोलीबारी का पता चलता रहेगा। फलस्तीनी वेस्ट बैंक के शहर जेनिन में इसराइल का कहना है कि उसने हमले की तैयारी कर रहे हमास के एक सेल को निशाना बनाया है। उधर दक्षिणी लेबनान में सीमा पार झड़पों के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री ने हिजबुल्लाह लड़ाकों और उसके समर्थक ईरान को दूर रहने की चेतावनी दी है। इस्राएली सैनिकों से मुखातिब हुए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह यदि जंग में कूदता है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस पॉडकास्ट में अब वक्त आ चुका है इसराइल की राजधानी यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्रा को शामिल करने का। तो शनिवार से अब तक गजा में क्या कुछ घटा? जी, शनिवार को 20 ट्रक जो है वो राहत सामग्री लेकर के गजा में प्रवेश किए रफा क्रॉसिंग के जरिए, और फिर उसके बाद रविवार को भी और 15 ट्रक अंदर गए हैं। हालांकि वहां पर बताया जा रहा है कि अभी भी तकरीबन 200 ट्रक जो है वो मिस्र की ओर खड़े हैं राहत सामग्री लेकर के, लेकिन अंदर नहीं जा पाए। वजह ये बताई जा रही है कि इजराइल जो है जब तक उसकी पूरी छानबीन नहीं कर लेता कि उसमें क्या राहत सामग्री जा रही है, तब तक वो इसकी इजाजत नहीं देता, और इजराइल की इजाजत के बगैर राहत सामग्री है जो है वो अंदर नहीं जा पा रही है, क्योंकि इजराइल को इस बात का डर है कि उसमें हथियार भी भेजा जा सकता है। और इजराइल ने यह भी कह रखा है कि किसी भी हालत में ईंधन जो है वो गजा में न प्रवेश करे। तो ये वजह बताई जा रही है कि छानबीन में काफी वक्त लग रहा है। जहां तक इजराइल का सवाल है तो यहाँ इजराइल में तैयारी जो है बड़ी जोरों से देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर लगातार चर्चा होती रही है जमीनी कार्रवाई को लेकर के, और यहाँ पे देखा यह जा रहा है कि उत्तरी इलाके से बहुत सारे लोगों को बाहर निकाला गया है। साथ ही साथ गजा से जो लगा हुआ दक्षिणी इलाका है वहां से भी विस्थापितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तकरीबन 2 लाख लोग जो हैं वो इजराइल के अंदर विस्थापित हो चुके हैं। उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने की कोशिश हो रही है, और इजराइल के अंदर भी अब कई सारे टेंट सिटीज जो हैं वो उभर करके सामने आए हैं। कई जगहों पे जो है वो टेंट लगा करके इन विस्थापित लोगों को जो है रहने का प्रबंध किया गया है। तो इजराइल में उस तरह की तैयारियों के साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी इजरायली जो शीर्ष नेतृत्व है वो फौजियों से, चाहे वो उत्तरी इलाका हो, वहां जाकर के उनके कमांडर से लगातार मिल रहा है, बातचीत कर रहा है, और दक्षिणी इलाके में भी कुछ इसी तरह की चीज नजर आ रही है। हरिंदर, आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस्राइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि वो जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। जो इस्राइल के जो प्रवक्ता हैं सेना के, उनका भी कहना है कि जो सीमित रेट्स हैं वो सेना कर रही है। अब लेकिन काफी वक्त हो गया, इस्राइल की सेना तैयार खड़ी हुई है और जमीनी कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन जमीनी कार्रवाई कर नहीं रही। जी बिल्कुल, आपकी बात ये सही है, और इसको लेकर के जो है काफी स्पेकुलेशन भी देखने को मिल रहा है चारों तरफ। 2 बातें जो कही जा रही हैं जिसकी बड़ी चर्चा है, एक तो ये है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसका दबाव है कि अभी आप उस जमीनी कार्रवाई को शुरू ना करें, क्योंकि उनके तरफ से ये प्रयास लगातार चल रहा है कि जो लोग हॉस्टेज लिए गए हैं उनको किसी तरह से छुड़वाने की कोशिशें जो हैं वो जारी हैं, और अगर जमीनी कार्रवाई होती है तो उसमें जो है बाधा पहुंच सकता है। ये एक वजह लगातार दी जा रही है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर विश्लेषकों का ये भी कहना है इजराइल में कि ये एक रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने ईंधन पर रोक लगा रखा है और जिस तरह से वहां पर बिजली की कमी हो गई है, उससे माना यह जा रहा है कि अगर बिजली की कमी ऐसे ही बनी रही और वहां पर ईंधन जो है वो सीमित पहले से ही था, तो जो टनल का नेटवर्क है, इजराइल का यह मानना है कि इस युद्ध में उसे जो सुरंगों का नेटवर्क है हमास का, जब तक उस पर काबू नहीं पाता है तब तक वो हमास पर काबू नहीं पा सकता। और इस पर काबू करने का ये जो है एक तरीका हो सकता है कि अगर वहां बिजली ना मिले लोगों को सुरंगों में, तो उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा, और जमीनी कार्रवाई जब शुरू होगी और ये उनके लड़ाके अगर बाहर निकलते हैं तो इजराइल को जो है वो एडवांटेज होगा। और इसी रणनीति के तहत भी कई सारे लोग कह रहे हैं कि ये कदम उठाया जा रहा है कि अभी जितना हो सके उतना समय जो है लिया जा रहा है, और तुरंत इजराइल जो है जमीनी कार्रवाई शुरू नहीं कर रहा। मतलब टाइम बाई करने की कोशिश हो रही है, रणनीति के तहत भी ऐसा हो सकता है। और दूसरा, आपने बताया कि एक बंधक एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इस दरमियान अमेरिकी 2 बंधकों को हमास ने रिलीज किया।
जी बिल्कुल, दो बंधकों को रिलीज किया। हमास की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक मानवीय कदम था, क्योंकि उसमें जो वृद्ध महिला थी उनकी तबीयत बहुत खराब थी, इस वजह से ऐसा कदम उठाया गया है, जिसको कि इजराइल जो कह रहा है, इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि ये बात बिल्कुल गलत है। वजह क्या है, मुख्य वजह इन दो बंधकों को छोड़ने का, ये साफ तौर पर अभी तक सामने नहीं आया। आखिरी चीज आपसे समझना चाहेंगे कि जो दूसरा पक्ष है उधर रणनीति के तहत क्या हो रहा है, वहां क्या चल रहा है? फलस्तीनी प्राधिकरण, महमूद अब्बास की ओर से ईरान, हिजबुल्लाह। जी, फलस्तीनी प्राधिकरण का जहां तक सवाल है, तो फलस्तीनी प्राधिकरण जो है वो दबी जुबान में लगातार इजराइल की निंदा कर रहा है, वहां इजराइल की आलोचना हो रही है, और उसकी वजह ये भी है कि उसे अपने आवाम की ओर से उस पर बहुत दबाव है। अगर आपको याद हो तो जिस दिन अल अहली अस्पताल में लोग मारे गए, वहां पर उसको लेकर के कई तरह के बयान आए। इजराइल का दावा यह है कि वो उनके ही रॉकेट के मिसफायर से वो घटना घटी, जबकि उधर से ये दावा किया गया कि वो इजरायली हमला था। उसके बाद दबाव जो है वो फलस्तीनी प्राधिकरण पर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, उनकी ओर से बड़ी कड़ी निंदा भी की गई बड़े कड़े शब्दों में, लेकिन फिलिस्तीनी प्राधिकरण बहुत ज्यादा कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहां पर जो माहौल है वो काफी बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है पश्चिमी तट में भी, क्योंकि इजराइल लगातार वहां पर भी कार्रवाई कर रहा है, जिसकी चर्चा थोड़ी कम हो रही है। वहां भी तकरीबन जो है 80 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 600 से भी ज्यादा लोगों को इजराइल ने गिरफ्तार किया है। तो वहां भी किसी तरह से माहौल पर नियंत्रण पाने की इजराइल की कोशिश है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण जो है वो बिल्कुल कुछ भी कर पाने में सक्षम नजर नहीं आ रहा। जहां तक हिजबुल्लाह का आपने कहा, तो हिजबुल्लाह की ओर से बात ये साफ की गई है, हिजबुल्लाह के साथ लगातार झड़पें जो हैं वो हो रही हैं, छिटपुट झड़पें हो रही हैं, बहुत तेजी उसमें नहीं नजर आ रही है। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पे जो है हमला कर रहे हैं, इजराइल की ओर से भी उन पर कार्रवाई हो रही है। इजराइल कह रहा है कि उनके 20 सेल्स को इजराइल ने तबाह कर दिया है। हिजबुल्लाह के तरफ से भी जो है हमले हो रहे हैं, सीमित हमले हो रहे हैं, लेकिन हिजबुल्लाह ने ये बात कही है कि अगर इजराइल जमीनी कार्रवाई करता है तो वो इजराइल के साथ जंग में जो है वो शामिल हो जाएगा। और लगभग ये देखा गया है कि हिजबुल्लाह की तरफ से जब भी इस तरह के बयान आते हैं तो वो उस पर फिर जो है अमल भी करते हैं। वहां पर क्या चल रहा है, यानी कि इसराइल में क्या चल रहा है और गजा में क्या चल रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी दे रहे थे यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरिंदर मिश्रा। कार्यक्रम में आगे हम आपको क्या सुनवाने वाले हैं? एक उन्होंने एक ऐसा सोच बना दी थी भारतीय क्रिकेट टीम की कि हमें जीतना कैसे है, और बहुत ही अच्छे इंसान भी और कैप्टन भी काफी अच्छे रहे हैं। बात हो रही है बिशन सिंह बेदी की, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। संगीता खड़के लिख रही हैं कि हरिंदर जी की शानदार कवरेज सराहनीय है। इसके अलावा सोनी सैनी लिख रही हैं कि गजा में गोलीबारी और ईंधन की कमी के कारण 12 अस्पताल 32 चिकित्सा केंद्र सेवा से बाहर हैं। राकेश दुबे लिख रहे हैं कि अगर हमास दोषी है तो उससे ज़्यादा इसराइल दोषी है। संजय मानेसर कह रहे हैं यही युद्ध का कारण। कुलदीप सिंह जाखड़ कह रहे हैं कि युद्ध की विभीषिका बेरोजगारी, बीमारी, भुखमरी, कुपोषण, महामारी और गरीबी का मर्ज देती है, जिसका दर्द युद्ध और पीड़ितों को दशकों तक। इसके अलावा भी मेरे पास ज़्यादातर, देखिए आजकल जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसमें ज़्यादातर जो टिप्पणियां हैं, जो मैसेजेस हैं, इसी से जुड़े हुए हैं। DK परमार लिख रहे हैं कि ये युद्ध अगर लंबा चला तो धीरे धीरे चीन और उत्तर कोरिया पैलेस्टाइन को मदद कर सकते हैं। संगीता का मैंने मैसेज पढ़ लिया है। जी, तौहीद अहमद लिखते हैं कि गजा पट्टी एक पुरानी और जटिल समस्या है। इस समस्या का समाधान होना चाहिए। युद्ध से किसी का भला नहीं सिवाय तबाही के। मोहम्मद अंजुम लिखते हैं कि इसराइल अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। वहीं इंतज़ार अंजुम लिखते हैं कि जब UN कुछ नहीं कर सकता तो उसके गठन का क्या औचित्य है। शंभू सिंह लिखते हैं, वहीं सुरेंद्र सिंह ने लिखा है कि आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। MP हरदेव लिख रहे हैं कि बंधकों को छोड़ने के संबंध में विरोधाभासी प्रतिक्रियाओं को सुनकर चिंता है। इसके अलावा अशोक यादव कह रहे हैं कि विश्व के सभी देश फलस्तीनियों को मरते हुए देखकर भी मौन हैं, पूरी मानवता की बात कर रहे हैं। जफर असलम भारत को मालदीव से अपनी फौज वापस बुला लेनी चाहिए। और रजनीश कुमार हैं वॉचिंग, यानी कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say
it's the problems we have. ये आवाज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की है और जयशंकर कह रहे हैं कि भारत कनाडा के रिश्ते इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमें कनाडाई राजनीति के कुछ हिस्सों और उसकी नीतियों से दिक्कत है। असल में मोहन रविवार यानी कल भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कौटिल्य इकोनॉमिक एनक्लेव में भारतीय विदेश मंत्री जो है वो खुलकर भारत कनाडा के रिश्तों पर उन्होंने अपनी बात रखी। आपको याद होगा कि ठीक एक महीने पहले कनाडा में भारतीय दूतावास ने वीज़ा सेवाओं पर रोक लगा दी थी। बताया गया था कि ऐसा ऑपरेशनल वजहों से किया गया है। लेकिन एक अनुमान था कि G20 की बैठक के बाद जो सिख अलगाववादी नेता निज्जर हैं, उनकी हत्या के मामले के कारण भारत और जो कनाडा के रिश्ते हैं वो बिगड़ गए थे। इसके बाद बीते शुक्रवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने वीज़ा सेवा प्रभावित होने के लिए भारत की आलोचना की और उन्होंने कहा इससे कनाडा में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की मुश्किलें पैदा होंगी और साथ ही यात्रा व व्यापार से जुड़े मामलों में भी दिक्कत आएगी। ऐसे में जब रविवार को जयशंकर से इस संदर्भ में सवाल किया गया कि कनाडा में वीजा सर्विसेज कब बहाल की जाएंगी, तो जवाब में उन्होंने कहा, Right now, the big concern which people have is on visas. ऐसे जयशंकर कह रहे थे कि अगर हम वहां पर प्रगति देखते हैं तो मैं वीज़ा से जुड़े मुद्दे बहाल करना पसंद करूंगा और मुझे उम्मीद है कि ऐसा कुछ बेहद जल्द ही होगा। कुछ हफ्ते पहले हमने कनाडा में वीज़ा जारी करना रोक दिया था क्योंकि हमारे राजनयिकों के लिए वीज़ा जारी करने के काम पर जाना सुरक्षित नहीं था, तो उनकी सुरक्षा और बचाव पहली वजह थी जिसकी वजह से हमें वीज़ा जारी करना रोकना पड़ा। और मुझे आशा है कि परिस्थितियाँ ठीक होंगी और क्योंकि जैसा कि आप भी जानते हैं कि वियना संधि में राजनयिकों की सुरक्षा एक मूलभूत पहलू है। जयशंकर ने साफ किया है कि अगर राजनयिकों की सुरक्षा में प्रगति होगी तो भारत वीजा सेवा शुरू करेगा। वहीं कुछ दिनों पहले ही भारत ने कनाडा से कहा था कि वो दिल्ली में अपने उच्चायोग से दर्जनों कर्मचारियों को वापस बुला ले, वरना उन्हें मिलने वाली डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी यानी राजनयिक सुरक्षा वापस उनकी ले ली जाएगी। और प्रेरणा, मैं आपको बता दूं कि जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है यानी कि विदेशी राजनयिकों को मिलने वाले विशेषाधिकार होते हैं और इन्हें हम इसी नाम से जानते हैं। तो भारत की इस चेतावनी के बाद कनाडा के अधिकारियों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया था, लेकिन 4-5 दिनों पूर्व ही कनाडा के 41 राजनयिकों ने भारत छोड़ दिया, जिसके बाद रविवार को जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से कौटिल्य इकोनॉमिक एनक्लेव में पूछा गया कि भारत ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब में कहा, Finally, there's this whole issue of parity that the size of how many diplomats. दरअसल ये पूरा मुद्दा समानता का है। एक देश में कितने राजनयिक रहें और दूसरे देश में कितने राजनयिक रहें। वियना संधि एक समानता मुहैया कराती है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत प्रासंगिक है, लेकिन हमारे मामले में हमने समानता लागू की क्योंकि कनाडा के कर्मचारियों के लगातार दखल देने से हम चिंतित थे। हमने इस पर बहुत कुछ सार्वजनिक नहीं किया है। मेरे हिसाब से वक्त के साथ साथ अधिक चीज़ें बाहर आएंगी और लोग समझेंगे कि हमें किस तरह की असहजता थी। तो मोहन, जयशंकर अपने बयान में बार बार वियना कन्वेंशन का जिक्र कर रहे हैं, थोड़ा हमें बताएं कि है क्या ये। दरअसल राजनयिक संबंधों पर 1961 में वियना संधि संयुक्त राष्ट्र की एक संधि है जो कि कुछ सामान्य सिद्धांत और नियम लागू करती है कि कैसे देश एक दूसरे के राजनयिक प्रतिनिधियों के साथ व्यवहार करेंगे और इसके तहत दो देशों के बीच दोस्ताना संबंध बनाने और बातचीत का एक चैनल स्थापित करने की बात कही गई है। तो इन सिद्धांतों में सबसे जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो राजनयिक प्रतिरक्षा या सुरक्षा का है। इसके तहत कोई भी राजनयिक जिस देश में तैनात होता है उसे वहां के कानूनों और टैक्स से छूट मिलती है ताकि राजनयिक बिना किसी खतरे, डर या फिर धमकी के काम करे। और अप्रैल 1964 में इस संधि के तहत काम शुरू हुआ। आज 192 यानी कि 192 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हुए और भारत ने 1965 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए। और वियना संधि सिर्फ राजनयिकों पर ही नहीं बल्कि सैन्य अफसरों और सैन्य विभाग के आम कर्मचारियों पर भी लागू होती है जो दूसरे देश के राजनयिक मिशनों में तैनात हैं। अब अपने जो हमारे पॉडकास्ट को सुन रहे हैं ये जरा थोड़ा संक्षेप में बता दें कि जो भारत और जो कनाडा का प्रकरण है अब तक क्या क्या हुआ है। तो शुरुआत 18 जून से होती है जब कनाडा में खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या होती है। 8 सितंबर को कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हत्या में भारत सरकार का हाथ होने का शक जताया, जिसके बाद कनाडा ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित किया, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव शुरू हो गए। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के शीर्ष राजनयिक को 5 दिनों के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया।
और निज्जर हत्याकांड में भारत ने कनाडा के आरोपों से इनकार किया है। हालांकि किसी खास जानकारी पर भारत सहयोग के लिए तैयार है। तो ये जो पूरा प्रकरण है प्रेरणा, ये भारत और कनाडा के रिश्तों पर भी इस दरमियान बात हुई, और जो रिश्तों में तल्खी आई है वो आने वाले दिनों में देखना होगा कि वो भारत और कनाडा के संबंधों के जो राजनयिक पहलू है वो और कहाँ तक जाते हैं। इस पॉडकास्ट में अब हम बात करेंगे एक बहुत ही दिग्गज क्रिकेटर, स्पिनर बिशन सिंह बेदी के निधन की। मेरे सामने मौजूद हैं आदेश कुमार गुप्त। बहुत बड़ा नाम, मतलब अगर जो लोग क्रिकेट समझते हैं, जो क्रिकेट देखते हैं, स्पिनर, खब्बू गेंदबाज बिशन सिंह बेदी नहीं रहे। देखिए मोहनलाल जी, जैसे कि आपने खुद कहा, एक बहुत बड़ा नाम और दशकों तक उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में छाया रहा। 67 टेस्ट मैच में 266 विकेट उन्होंने अपने नाम किए और 10 एक दिवसीय मुकाबले भी खेले। किसी समय बिशन सिंह बेदी, इरापल्ली प्रसन्ना और भागवत चंद्रशेखर की स्पिन तिकड़ी पूरी दुनिया में मशहूर थी। और बिशन सिंह बेदी का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में योगदान रहा, उस पर एक किताब भी आई, द सरदार ऑफ स्पिन के नाम से। पूर्व क्रिकेटर वेंकट सुंदरम और सचिन बजाज ने उसे लिखा। और जब उस किताब का विमोचन हो रहा था तो उस समारोह में मैं भी मौजूद था और वहाँ कुछ अनुभव साझा किए थे कुछ क्रिकेटर ने, जिनमें एक थे आकाश लाल। उन्होंने बताया था कि साल 1969 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच दिल्ली में जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में डग वाल्टर्स को बिशन सिंह बेदी ने जिस तरह आउट किया वो उसे भूलते नहीं हैं। वो बेदी की तेज आर्म बॉल थी जिसे वाल्टर्स ने स्क्वायर कट करने की कोशिश की, लेकिन उनका स्टंप उखड़ गया। और पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज फारूक इंजीनियर लिखते हैं कि उनका आसान गेंदबाजी एक्शन ऐसा था जैसे लय में कविता पढ़ी जा रही हो, जो कभी भी किसी बल्लेबाज से घबराते नहीं थे और वो बल्लेबाज का दिमाग पढ़ लेते थे। कपिल देव ने यह लिखा कि उनकी स्मृति में बिशन सिंह बेदी ऐसे उभरते हैं जिनके खुले बटन होते थे, कॉलर खड़े रहते थे, और वो उनके पहले कप्तान थे और मैनेजर भी रहे। और सुनील गावस्कर ने लिखा कि जब तक पाकिस्तान के वसीम अकरम क्रिकेट के परिदृश्य में नहीं आए थे तब तक बिशन सिंह बेदी सर्वश्रेष्ठ खब्बू बल्लेबाज थे और उन्हें याद करते गेंदबाज थे। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले मदन लाल से बातचीत की जो 1983 के विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी रहे और बिशन सिंह बेदी उनके कप्तान भी रहे। नहीं, आज तो बहुत दुख की बात है मेरे लिए, क्योंकि बिशन सिंह बेदी जो पाजी जिनको हम बुलाते थे, ये एक तो हमारे अमृतसर के रहने वाले, मैं भी अमृतसर का ही रहने वाला, सारी क्रिकेट हमने उनके ही अंडर खेली है और एक बहुत ही बेहतरीन इंसान थे और क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सारी उम्र उनकी क्रिकेट में ही गुजरी है और देखिए कप्तान तो अच्छे ही थे और हमेशा जब भी उन्होंने कैप्टनसी की है वो पॉजिटिव ही सोचते थे कि हमने मैच जीतना है। वो उस टूर पे भी थे जहाँ पे इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो टेस्ट मैच जीते थे, इंग्लैंड में जो टेस्ट मैच जीता, पहला टेस्ट मैच जीता, उनमें उनके भी एक हिस्सेदार रहे। उनमें भी कई अनगिनत मैचेस जो हैं भारतीय टीम को उन्होंने जिताए भी हैं और जरूर मैं समझता हूँ कि वहां से ही एक उन्होंने एक ऐसा सोच बना दी थी भारतीय क्रिकेट टीम की कि हमें जीतना कैसे है। और बहुत ही अच्छे इंसान भी और कैप्टन भी काफी अच्छे रहे हैं। और उन्हीं पर किताब लिखने वाले वेंकट सुंदरम कहते हैं, मेरे और बिशन का 50 से ज्यादा साल की दोस्ती है। अगर हम क्रिकेट खेले और कैप्टन किए दिल्ली को, मैंने किया, उसका कारण बिशन बेदी था। अगर वह क्रिकेट खेला ये भी उन्हीं की मेहरबानी से खेला, क्योंकि उन्होंने हमें इंस्पायर किया था जब हम छोटे थे और हमें मौका दिया खेलने के लिए। मैंने किताब छापा था उनके 75th बर्थडे पे और उस दिन उनके आंख में आंसू थे। वो बड़े इमोशनल टाइप आदमी थे और बहुत बड़े खिलाड़ी थे, महा खिलाड़ी। बॉम्बे के अगेंस्ट मैच होता था हमारा दिल्ली का और ऐसा कोई ओवर नहीं था जिसमें उन्होंने 2-3 बारी किसी के बैट्समैन के पैड पे ना मारो। जो भी बैट्समैन के सामने, बड़े बड़े नाम थे उस टाइम बॉम्बे टीम में, अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर, वेंकसरकर, अशोक मनकर। लेकिन जो भी हो, चाहे बॉम्बे हो चाहे कर्नाटक हो, तो वो इतने एक्यूरेट थे कि हम जब प्रैक्टिस करते थे तो एक स्टंप लेके वो बॉलिंग करते, मिडिल स्टंप और बॉलर से एंड पे एक स्टंप, 6 बॉलर में से 5 बारी मारते थे। आज इतने फोन आ रहे हैं मेरे को क्योंकि वो किताब लोगों को याद आ रही है जब हमने उनको तोहफा दिया। मैं क्रिकेटर था, मैं उनको क्या तोहफा दूं, उनके पास क्या चीज नहीं थी। तो मैंने सोचा किताब लिखें और छोड़ दें कि आगे वाला जनरेशन उसको पढ़े और सीखे कि बिशन सिंह बेदी क्या था। बिशन सिंह बेदी क्या थे?
हमने सुन लिया, और अब ज़रा जो वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है उसका भी हाल बता दीजिए। जी देखिए, आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान चेन्नई में आमने सामने, जहां पाकिस्तान ने 7 विकेट खोकर 282 रन बनाए, जिसके जवाब में मुंह तोड़ जवाब देते हुए अफगानिस्तान ने 1 विकेट खोकर 148 रन बना लिए हैं। और रहमतुल्लाह गुरबाज ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 65 रन बनाए, जबकि इब्राहिम ज़ारदान 72 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल है। और मोहनलाल जी, कल धर्मशाला में जो मुकाबला हुआ, भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड ने 273 रन बनाए और उसके बाद भारत ने 6 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल किया। विराट कोहली ने बेहद शानदार 95 रन बनाए। सेंचुरी नहीं बनी और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड अभी बरकरार है। अभी बरकरार है। तो आदेश कुमार को तो बहुत बहुत शुक्रिया। और पॉडकास्ट के इस पड़ाव पर हमें आपसे विदा लेनी ही होगी, क्योंकि वक्त अब हमारे पास नहीं है। इस वादे के साथ कि कल फिर से आपसे मुलाकात होगी। प्रेरणा, आप होंगी कल जी, मैं भी होऊंगा, अजीत सारथी भी होंगे। तो इस दौरान bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। मुझे और प्रेरणा को दें इजाजत। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।